नमस्कार दोस्तों। कहते हैं जीवन में कठिनाइयाँ और मुश्किलें जो आती हैं वही असली परीक्षा की घड़ी होती है। इसमें ही धैर्य और लगन से जो आगे बढ़ता है उसे सफलता प्राप्त होती है। एक ऐसी ही कहानी लेकर हम बीच में श्री सत्येंद्र तिवारी जी पुलिस उपाधीक्षक यूपी पुलिस के साथ मौजूद हैं, जो न सिर्फ अपने बारे में बताएंगे बल्कि आम प्रतियोगियों के लिए कुछ प्रेरणा के शब्द कहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और जय हिंद दोस्तों। सर आप कहाँ से हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड इसके पहले क्या रहा है और किस प्रकार आपने जो है कि तैयारी के बारे में सोचा और किस प्रकार आपने अपनी सफलता प्राप्त की, कुछ इसके बारे में संक्षिप्त हो जाता है। देखिए सर, मेरा जो होम जनपद रहा है वो मैं जनपद गोंडा से बिलोंग करता हूँ, और वहाँ पर मेरे पिताजी एक किसान रहे हैं और मैं घर का इकलौता ही संतान था। तो वहाँ पर किसान परिवार होने के नाते काफ़ी सारा संघर्ष करना पड़ा, जीवन में बहुत सारी बाधाएं आई। मैंने वहीं स्थानीय प्राइमरी विद्यालय से कक्षा 5 तक की पढ़ाई की और उसके बाद वहीं स्थानीय डीएवी इंटर कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया। उसके बाद मैं इलाहाबाद आ गया और इलाहाबाद से ही मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। पीजी मेरा 2 विषयों से रहा, मैंने हिंदी साहित्य और प्राचीन इतिहास, इन 2 विषयों से पीजी किया और उसके बाद मैं कंपटीशन की तैयारी में लग गया। और फिर कंपटीशन की तैयारी करते हुए जीवन में कई सारे पड़ाव आए और आज आपके साथ बातचीत करने का मौका मिला। नहीं, ये हमारा सौभाग्य है सर। आप एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर आप चयनित हो चुके हैं और पुलिस डिपार्टमेंट में आप हैं सर। आप एक बेहद, जैसा आपने बताया कि सामान्य परिवार से आते हैं, कई सारी मुश्किलें आती हैं, आपके साथ भी आई होंगी जी। तो ये मुश्किलें क्या थीं, अगर आप कुछ बता पाएँ, और अगर आई तो आपने उसका सामना कैसे किया? देखिए, सबसे पहली मुश्किल, जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूं, और मैं मानता हूं कि इलाहाबाद या दिल्ली में तैयारी करने वाले बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो किसान परिवार या मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं। आर्थिक अभाव उनके जीवन की एक पहली और बड़ी समस्या होती है। मुझे लगता है कि आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए हमें अपना मनोबल बनाए रखते हुए अपनी ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति वो इतना निरीह नहीं हो सकता है कि अपनी जीविका के लिए वो आर्थिक उत्पादन ना कर सके। नौकरी मिलती है नहीं मिलती है ये जीवन का एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन आर्थिक संसाधनों को एकत्र करके और अपने माता पिता का भी सहयोग करना, स्वयं की पढ़ाई के लिए भी अपने आप को मजबूत करना, ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। दूसरी चीज़ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो जीवन में असफलता के रूप में आती हैं। आप बार बार कंपटीशन देते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में भी आपको मनोबल नहीं खोना चाहिए, लगातार लगे रहना चाहिए। मैं तो इलाहाबाद से बिलोंग करता हूं और कहा जाता है कि इलाहाबाद की धरती इतनी उर्वर और इतनी उपजाऊ धरती है कि वहां जिसने भी पूर्ण मनोयोग से कार्य किया है, लेटे वाले की कृपा रही है हनुमान जी की, वो कभी भी असफल नहीं रहा है। तो मैं मानता हूं कि अपना मनोबल बनाए रखकर और अपने सही मार्ग पर हमेशा प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सर, मनोबल हमारा कभी गिरना नहीं चाहिए। सर, इन परीक्षाओं को देने से पहले जब आप तैयारी करते थे और अब आपका चयन हो गया है, तो क्या चीज़ें बदल गई हैं और क्या आप सोचते हैं कि एक परीक्षार्थी को तैयारी के दौरान अपनानी चाहिए जिससे वो सफल हो सके? देखिए, इधर सर विगत एक दशक लगभग 2011 से लेकर और अब तक हम देखते हैं तो लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग तमाम प्रकार की विसंगतियों से और तमाम प्रकार के उथल पुथल भरे दौर से गुजरता रहा है। कभी सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, कभी सोशल वर्क, डिफेंस जैसे विषयों को वरीयता मिल रही है, फिर अचानक से वो विषय हटा दिए जा रहे हैं, कभी सीसेट आ रहा है। तो जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का हिंदी माध्यम का प्रतियोगी था उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आ रही। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तमाम सारी बाधाओं के बावजूद अगर आप अपने अध्ययन को सही रखते हैं, आप पाठ्य पुस्तकों का जो चुनिंदा और प्रमाणित पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करें, अपना नोट्स बनाएं, और जिस कार्य के लिए आप इलाहाबाद, दिल्ली या अन्य कहीं कमरा लेकर तैयारी कर रहे हैं वहाँ आप अपने लक्ष्य को कभी न भूलें। सुबह से शाम तक आप जरूर इस बात को देखें कि आप सुबह उठे तो शाम तक आपने अपनी पढ़ाई की दिशा में कितनी प्रगति की। एग्जाम हो ना हो, आप हर तरीके से यदि अपने अध्ययन को लेकर संकल्पित हैं, अपने चिंतन मनन में लगे हुए हैं, तो थोड़ा देर सवेर हो सकती है लेकिन सफलता जरूर आपके हिस्से में आएगी। कहने का मतलब है कि अपने लक्ष्य को कभी न भूलें। बिल्कुल, और उसके लिए प्रतिदिन आप कुछ न कुछ उस दिशा में बिल्कुल बढ़ते रहें। आप एक ही कदम चलें। हमने एक कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए वाली, तो अंत में कछुआ ही जीतता है, इसलिए क्योंकि कछुआ अनवरत कार्य करता है। अनवरत। एक प्रतियोगी को उस कछुए से सीख लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर, आपके सफलता का मूल मंत्र क्या है और अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मेरी सफलता का मूल मंत्र मेरा आत्मविश्वास है।
जीवन में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ उन बाधाओं का सामना करना और अपने अस्तित्व को प्रमाणित करना, ये जज्बा मन में होना चाहिए। अपनी सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता को, ईश्वर को और अपने उन शुभचिंतकों को देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने में मदद की। तो ये मेरी सफलता इन लोगों को समर्पित है। सर, आप एक पूर्ण निष्ठा और कर्मयोगी की भांति न सिर्फ तैयारी की, बल्कि कई सारे लोगों को आपने सफलता दिलाने में अपनी तरफ से भी मदद की। जी, एक व्यापक अनुभव तैयारी करने का और में मदद करने का भी रहा है। जी सर, इस बारे में आपका कुछ व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन भी रहा होगा जी, और कुछ बातें जो आप कहना चाहेंगे जिससे कि और भी इस इंटरव्यू के माध्यम से वो सीख सके और मोटिवेशन प्राप्त कर सकें। मेरे जीवन में एक ऐसा पड़ाव आया था, वर्ष 2010-11 का समय था और परिवार के आर्थिक संकटों के कारण पिताजी ने असमर्थता व्यक्त की कि वो आर्थिक सहायता नहीं दे सकते हैं। तो मैंने बड़ा विचार किया कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या कर सकता है। मैंने कई नौकरियां अपने लिए ढूंढी और फिर मुझे लगा कि बेरोजगारी के इस दौर से निकलने का अच्छा माध्यम है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति वो अपने अध्ययन का ही उपयोग करे, और अध्ययन से मैं अध्यापन की दिशा में गया और इलाहाबाद में करीब 7-8 साल मैंने सामान्य हिंदी और निबंध, ये जो 2 प्रश्न पत्र पीसीएस परीक्षा में मुख्य परीक्षा में आते हैं, मैंने उनके लिए काम किया और हजारों छात्रों से जुड़ने का मौका मिला। मेरा ये सौभाग्य रहा कि उनके जीवन में एक नींव का पत्थर बनने के लिए मुझे अवसर मिला। मैंने वहाँ पर तैयारी के दौरान, पढ़ाने के दौरान ये देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सटीक अध्ययन नहीं करते हैं, सटीक पुस्तकों का अध्ययन नहीं करते हैं, या उनकी पढ़ाई बिखरी हुई रहती है। जब परीक्षा आती है तो 12 घंटे 14 घंटे पढ़ते हैं और जब परीक्षा नहीं होती है तो पूरा समय अपना वेस्ट करते हैं। मैंने हमेशा यही एक सीख दी अपने छात्रों को भी, अपने मित्रों को भी, कि आप परीक्षा हो ना हो आप लगे रहिए, अपना कर्म करते रहिए। जो आप शांति काल में पढ़ेंगे वही आपके युद्ध काल यानी परीक्षा में आपको काम आएगा। मैंने देखा कि बहुत सारे लड़के हैं अपना नोट्स नहीं तैयार करते हैं, वो किसी के पीछे पीछे भागते रहते हैं। इन सर का नोट्स मिल जाए, उन सीनियर का नोट्स मिल जाए, कहीं से कोई ऐसा हमको शॉर्टकट रास्ता मिल जाए। मैं मानता हूँ कि शॉर्टकट रास्ता ठीक नहीं है। हम पढ़ें, अपना नोट्स बनाएं और परीक्षा के लिए हम हमेशा तैयार रहें, जैसे एक सैनिक युद्ध के लिए तैयार रहता है, तो उस तरीके से एक प्रतियोगी रहे। बहुत अच्छी बात है, हमें अपने ऊपर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। सर, कहते हैं कि तैयारी के दौरान कई बार ऐसे मौके आते हैं जब ये लगता है कि नहीं हो पाएगा, कुछ असफलताएं प्राप्त होती हैं और अभ्यर्थी घबराता है। जी। तो सर, अगर आपसे जोड़ के इन बातों को देखें कि क्या आपको लगता था कि आपका चयन हो ही जाएगा, अगर कभी ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा तो इस मुश्किल दौर में आपने अपने आप को कैसे संभाला? बिल्कुल बिल्कुल, और ये सर आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, और ये जो आपने सवाल पूछा ये मेरी ट्रेनिंग से भी जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ हमारे उस्ताद कहते हैं, जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, दौड़ करते हैं, तो हमारे उस्ताद कहते हैं कि आप जितना दौड़ सकते हैं ये ट्रेनिंग नहीं है, सफलता वहाँ नहीं है। जब आप थक के चूर हो जाए उसके बाद आप जितना दौड़ते हैं वो आपकी उपलब्धि है। तो मैं मानता हूँ कि एक छात्र वो अपनी तैयारी में अगर बार बार असफल होता है तो ये उसकी क्षमता को बढ़ाती है। असफलता भी एक संकेत देती है कि आप में सफल होने का जज्बा, आप में सफल होने के चिन्ह मौजूद है। इसलिए जब घोर असफलता का दौर हो तब आपको कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जैसे वाजपेयी जी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पूर्व प्रधानमंत्री की एक पंक्तियाँ रही हैं कि बाधाएं आती हैं आएँ, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, तो भी हमको निज हाथों में आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो अपनी पढ़ाई के साथ, अपने जीवन के साथ, अपनी परिस्थितियों के साथ हम कभी भी रुके नहीं, कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहें तो सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल सर, आपके पास अनुभव का एक संचित भंडार है। आपने मुश्किल दौर में अपने जीवन के अपने आप को चलाए रखा, अंततः आप इतनी महत्वपूर्ण सेवा पे आ चुके हैं। जी। उसमें भी पुलिस डिपार्टमेंट एक महत्वपूर्ण विभाग है जिसमें आप सेवा करेंगे और ट्रेनिंग के उपरांत आप फील्ड में जाएंगे लोगों पर। किस प्रकार का एक सेवा और मदद का भाव रहेगा आपके मन में, और आगे आप लोगों को किस प्रकार का एक प्रशासक होना अपने आप को प्रस्तुत करेंगे उनके सामने? तैयारी के दौरान हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण चीज़ देखी कि हमारे यहाँ का जो संवैधानिक तंत्र है, जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है, वो एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से जुड़ी।
चूँकि बहुत सारे बच्चे जो प्रशासनिक सेवा में आते हैं वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के सामान्य जीवन के, उनका कोई बहुत अच्छा ग्राउंड नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जब वो प्रशासनिक पदों पर जाएं तो वो कल्याणकारी राज्य की भावना को, एक जो फ्रेंडली पुलिसिंग की अवधारणा है, स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा है, उससे जुड़कर उस आम व्यक्ति के साथ खड़े हों, उस न्याय के साथ खड़े हों जिसके लिए हमारा तंत्र लगातार काम कर रहा है। आखिर मैं पुलिस सेवा में हूँ या बहुत सारे लोग अन्य पदों पर बैठे हुए हैं, एक आम आदमी के पास शायद किसी प्रकार की न पावर होती है न सामर्थ्य होती है, उसके पास अगर कोई सहारा होता है तो हम आप जैसे लोग ही होते हैं। मुझे लगता है कि जब भी हम कोई काम करें तो हमेशा हमें उस लक्ष्य को ध्यान रखना चाहिए। जैसे गांधी जी का एक शब्द मुझे याद आता है, और शायद हर तैयारी करने वाले लड़के के कमरे में एनसीईआरटी की किताब मौजूद हो, और अगर किताब को पन्ना खोलेगा तो उसमें एक चैप्टर है गांधी जी का जंतर, और वो कहते हैं कि जब आप कोई कदम उठाइए तो देखिए कि वो अंतिम व्यक्ति को कितना लाभ पहुंचाएगा, और फिर आप देखेंगे कि आपका कोई रास्ता गलत नहीं होगा। सर बहुत अच्छी बात है, आप बेहद ही ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं और जीवन के अनुभव ने आपको सरल होना और स्वभाव में मृदुभाषी होना सिखाया है, जो कि दिख भी रहा है। सर आपके जीवन का और भी क्या लक्ष्य है, आगे आप अपने आप को कहाँ और देखना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों के साथ जुड़कर उनको आगे बढ़ाने के लिए समाज जीवन में अगर मुझे मौका मिले, तो अगर मुझे एक छात्र के रूप में मिला तो मैं वहाँ अपने मित्रों को मोटिवेट किया, एक अध्यापक के रूप में मिला तो मैं अपने छात्रों को मोटिवेट किया, और आज एक पुलिस अधिकारी के रूप में मौका मिला है तो मैं उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ जो पीड़ित हैं, जो कमज़ोर हैं, जो असहाय हैं। और हमेशा ईश्वर से मेरी एक ही प्रार्थना है ये सर, कि ईश्वर मुझे सदैव एक सामान्य व्यक्ति ही बनाए रखें और उन्हीं लोगों में शामिल किए रहें जो शायद एक आम आदमी की पहचान रखते हैं। तो मैं जीवन में वही जाना चाहता हूँ। सर आप काफ़ी सारे लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो सर एक संदेश जो आप इन अभ्यर्थियों के नाम, लोगों के नाम देना चाहें जिससे कि वे लाभान्वित हो सकें। मैंने ट्रेनिंग के दौरान तमाम सारी ये परिस्थितियाँ आई तो मुझे थोड़ा बहुत लिखने का भी शौक़ रहा, तो मैंने एक छोटी सी रचना लिखी, और वो रचना शायद मेरे पूरे अपने संघर्ष और उन तमाम लोगों के संघर्ष को समर्पित है जो आज भी कहीं इलाहाबाद और दिल्ली जैसे शहरों में एक 8x10 के कमरे में कर रहे हैं। मैंने कविता लिखी कि आसमान में पलते ख्वाबों को ज़मीन पर उतारने के लिए, आसमान में पलते ख्वाबों को ज़मीन पर उतारने के लिए बहाना पड़ता है पसीना, सहनी पड़ती है कड़ी धूप, चाहे सर्द हवा हो या लू, बिना थके, बिना रुके, बिना टुके, बिना झुके, आखिर बरसों से दबा ताप दाप को सहा, कोयला तभी तो बनता है हीरा। असंभव को संभव बनाने के लिए जीना पड़ता है, मरना पड़ता है। असंभव को संभव बनाने के लिए जीना पड़ता है, मरना पड़ता है, क्योंकि बिना प्रसव पीड़ा के कुछ भी जन्म नहीं लेता। इसीलिए वह गलता है, जलता है, ढलता है, एक प्रतियोगी या एक सामान्य व्यक्ति ऐसे ही पलता है। तो ये मेरा संदेश जो है ऐसे तमाम सारे संघर्षरत कर रहे साथियों के लिए है, और मैं चाहूँगा कि भविष्य में वो भी ऊर्जा के साथ आएँ और उनसे मुलाकात हो, साथ काम करने का मौका मिले तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर, आपने इतनी अच्छी बातें की। आप सदैव प्रतियोगियों के हित के लिए आपने कार्य किया, न सिर्फ अपने लेखन के माध्यम से, बल्कि आप लेखन के माध्यम से और भी कुछ देने जा रहे हैं हम लोगों के, जिसका नाम है शिवालिक से, लोगों के बीच में जल्द ही आएगी। यह काफ़ी रोचक होगा हम लोगों के लिए भी। सर आपने इतने अच्छी बातें हम लोगों से की, लोगों के लिए प्रेरणा दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम कामना करेंगे कि यूं ही जीवन में आप निरंतर ऊंचाइयों को पहुँचते रहें और आपका दिन शुभ रहे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद साथियों मुझे सुनने के लिए, इतना समय देने के लिए। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप जल्दी से कंपटीशन में सफल हों, अपने मनोबल के साथ आप कंपटीशन में सफल हों। आइए साथ मिलकर काम किया जाए, कोरोना हो या कोई और इस प्रकार की आपदा हो तो उससे आगे बढ़कर हम आप सारी चुनौतियों को दरकिनार करके अपनी देश की सेवा में संलग्न। जय हिंद।